डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी लेखक द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है, जिसमें नाम, जगह, वस्तु और दर्शाए गए पात्र इत्यादि इस काल्पनिक कहानी का भाग है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। अगर इसमें से कोई भी पात्र आपके जीवन से मिलता है तो यह एक संयोग है, और अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की कहानी को। 96 अदृश्यम एंड विनाशिनी इज नो मोर। वीर वो अदृश्यम के वार से पीछे हो गया था। इसी का फायदा उठा अदृश्यम ने उसके हाथ से वो कलश एकदम से हवा में उछाल दिया, जिसे देख वो सभी एक साथ चिल्लाते हैं, नहीं। उद्धरण चिन्ह। वीर कलश की तरफ लपकता है ताकि वो उस कलश को कैच कर सके, पर अदृश्यम वो बीच में आ उसे दूर गिरा देता है, जिससे वीर तेज रफ्तार से दूर दीवार से जा लगता है, जिसकी वजह से वो दीवार कुछ हद तक टूटने लगी थी। वही बाकी सब भी कलश को गिरने से बचाने के लिए उस तरफ भागते हैं, लेकिन बीच में ही पिशाचिशी विनाशिनी और अदृश्य माँ उन्हें रोक देते हैं और वो कलश सीधे जमीन पर आ गिर जाती है। ये देख सभी परेशान हो जाते हैं। इधर विनाशिनी हंसते हुए कहती है, अले अले, तुम लोगों का आखिरी हथियार भी चला गया। अब क्या करोगी तुम? हाँ, कैसे बचाओगी अपनी प्यारी बहन को? वो लोग हंसने लगते हैं। वही बाकी सब हारी हुई नजरों से बस उस कलश को देख रहे थे। वीर की आंखें बंद थी, जबड़े कसे हुए थे। कोई भी उसे इस वक्त देखकर बता सकता था कि वो कितने गुस्से में। वीर गुस्से से जलती अपनी आंख खोलता है और सामने उन लोगों को देखता है। वीर की शक्तियां आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। उसकी अग्नि शक्ति तेजी से बाहर आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई आग का गोला हो और पृथ्वी पर तेजी से गिर रहा हो। वीर उन लोगों को देखते हुए तेज गरजता है, या। उद्धरण चिन्ह। वीर चिल्लाते हुए उन लोगों पर अपनी शक्ति से वार कर देता है। वीर ने ये सिर्फ उन लोगों पर किया था, लेकिन कार्तिक, सिया, सवी, ध्रुव और शिवेन भी उन्हीं के पास थे, इसलिए कार्तिक जल्दी से सबको हटने का बोलता है तो वो लोग जल्दी से पीछे हट जाते हैं। वही वो लोग भी एकदम से ऊपर हवा में आ जाते हैं। अदृश्यम वीर को देखते हुए कहता है, मैं इसे देखता हूँ। ये बोल वो वीर के सामने नीचे आ जाता है। वीर उस पर हमला करता है पर वो बच जाता है। अदृश्यम की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा था, जिससे वीर की अग्नि शक्ति से वहां रखी हर चीज जलने लगी थी, साथ ही वीर का गुस्सा भी। इधर कार्तिक, ध्रुव, शिवेन और सभी वो चारों विनाशिनी और पिशाचिनी को रोक रहे थे। वही कपू, वो तो ऊपर दूसरे झूमर पर आ बैठ गया था। इधर सिया जैसे तैसे कर उस कलश के पास आती है। वो उसे उठाती है और देखती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कलश में रखा आकाश गंगा जल गिर चुका था। सिया सभी की तरफ देखना में सर हिला देती है और बैठ जाती है। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। इधर मायावी के तेज मंत्र से उन इंसानी खोपड़ियों से रोशनी निकल रहा था और वो तेज तेज घूम रहे थे। हवकुंड से जो कुछ निकल रहा था वो थोड़ा थोड़ा बाहर आ गया था। मायाली हवकुंड में कुछ डालते हुए श्री से कहती है, सर झुका नीचे। मायावी के कहने पर श्री आंख बंद किए ही नीचे जमीन पर सर झुका लेती है। ऐसा लग रहा था मानो वो बलि के लिए रेडी हो। इधर मायावी वो आंख बंद, दोनों बाहें फैला कुछ बोलने लगती है और इसी के साथ आग से वो चीज थोड़ा और बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ सूर्य ग्रहण हल्का हटने लगा था। वीर को चोट आई थे, उसके होठों के किनारे से खून आ रहा था, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा उसका गुस्सा था जो अदृश्यम के ऊपर फटने वाला था। अदृश्यम वीर के गोल गोल घूमते हुए उस पर वार कर रहा था, जिससे वीर इधर उधर हो रहा था। तभी उसे कैलाश जी बात याद आती है कि अदृश्यम को मारने के लिए उसे पकड़ना होगा, और वो तब होगा जब तुम खुद को शांत रख सको और ध्यान से उसे महसूस कर सको। वीर बिल्कुल वैसे ही करने लगता है। वो आंख बंद कर अदृश्यम की आवाज को सुनने लगता है, लेकिन अदृश्यम की रफ्तार भी तेज थी, जिससे वीर को उसे समझने में दिक्कत जा रही थी। लेकिन वीर भी अब हार नहीं मान सकता था। वीर को ऐसे देख अदृश्यम उसे मारने जाता है। इधर अदृश्यम जैसे ही वीर को पकड़ने वाला था कि वीर ने एकदम से अपना हाथ बाँ उसे पकड़ लेता है। वही अदृश्यम वो जैसे शौक में चला गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पकड़ा कैसे गया था, लेकिन वो खुद को छुड़ा पाता उससे पहले ही उसके कानों में वीर की बहुत डरावनी आवाज आती है, बहुत शौक चढ़ा है ना तुझे दूसरों की जिंदगी के साथ खेलने का? कोई तुझे नहीं पकड़ सकता था, यही घमंड है ना तेरी? तो अपनी जिंदगी का ये घमंड तुरते हुए देख, खुद की मौत को सामने से देख। ये बोलते हुए वीर अपने एक हाथ की हथेली पर आग का गोला बना रहा था जो एक फुटबॉल जितना बड़ा था। अदृश्यम छुटने की कोशिश कर रहा था पर वीर की पकड़ से छुटना नामुमकिन था। मायावी आंख खोल ऊपर देखते हुए कहती है, ऐ जहां की शैतानी ताकतो, कामयाब करो मुझे, कामयाब करो मुझे। उसके ये बोलते ही उन खोपड़ियों से तेज रोशनी निकल उसके अंदर जाने लगती है और इधर हवन कुंड से एक एक छोटा सा तलवार बाहर आ जाती है। मायावी खुश हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगी थी। उसकी हंसी सुन बाकी सबका ध्यान उन पर जाता है। विनाशिनी हंसते हुए उन लोगों से कहती है, तुम्हारी बहन अब तुम सबको अलविदा कहने वाली है। ये बोल वो जोर जोर से शैतानी हंसने लगती है कि वो लोग एकदम से जोर से नीचे आ गिरते हैं। एक बलसा की आवाज आती है, सभी उस तरफ देखते हैं तो वीर ने अदृश्यम को अपनी अग्नि शक्ति से खत्म कर दिया था। चारों तरफ उसके मारते ही काला धुआं फैल गया था। वही विनाशन, पिशाचिनी और कपू सब हैरान थे। वीर ने अदृश्यम पर वही आग का गोला तेजी से फेंका था, जिससे वो आग उस पर लगते ही वो किसी बॉम्ब की तरह बलसा हो गया था। इधर मायावी भी कुछ हिल गई थी, उसकी पूजा खराब हो गई थी, सारी खोपड़ियां नीचे गिर गई थी। वो तलवार वापस ही हवन कुंड में समा गया था और श्री वो वैसे ही बेहोश लेटी थी। मायावी वो थोड़ी पीछे गिर गई थी, आग का घेरा भी खत्म हो गया था। ये सब देख सिया गुस्से में विनाशिनी से कहती है, मेरी बेटू को कुछ नहीं होगा,
ये बोल वो मायावी पर हमला करती है क्योंकि मायावी इस वक्त संभल नहीं पाई थी, इसलिए वो अपनी जगह से दूर आ गिरती है। ये देख विनाशिनी और पिशाचिनी दोनों सिया पर हमला करती है, लेकिन कार्तिक और ध्रुव सामने आ जाते हैं जिससे वो उन दोनों को ही रोक देते हैं। सिया के हाथ में जो कलश था उसे कपू ऊपर से देख रहा था, वो उड़ते हुए उसे लेने आता ही है कि शिवेन उसे झटके से दूर फेंक देता है, जिससे कपू अपने इंसानी रूप में आ जाता है। कार्तिक वीर को चिल्लाते हुए आवाज देता है, वीर बिटू को वहां से निकाल। कार्तिक की आवाज सुन मानो वो होश में आता है। वीर अभी भी एक टक अदृश्यम के मरते ही फैले काले धुएं को देख रहा था जो कब गायब हो गई थी। कार्तिक की आवाज सुन वीर बिना देरी किए श्री की तरफ भागता है और उसे लाल घेरे से बाहर निकाल देता है। वीर आंखें अभी भी गुस्से से लाल थी जिसमें नमी थी, वो श्री को गले से लगा लेता है। तभी उसके पास शिवने आता है जिसके पास वो कलश था, सिया ने उसे दिया था। वो वीर के कंधे पर हाथ रखता है लेकिन जल्द ही पीछे खिंच लेता है क्योंकि उसका हाथ जल गया था। वीर आंख खोल उसे देखता है तो शिवेन उसकी आंखें देख थोड़ा डर गया था। वो वीर से हिम्मत कर कहता है, इसमें कुछ बूंदे बची है आकाश गंगा की, शायद कुछ हो जाए। वीर उसकी बात सुन जल्दी से उससे वो कलश ले लेता है और ढक्कन खोल श्री के मुंह में डालने लगता है, लेकिन श्री का मुंह बंद था। वीर खिड़की से आसमान को देखता है, सूर्य ग्रहण पूरा हटने ही वाला था। देख वो जल्दी से अपने एक हाथ से श्री का मुंह खोलता है और दूसरे से उसने उसे संभाल कर पकड़ा था। वीर शिवेन से कहता है, जल्दी इसके मुंह में डालो। शिवेश हाँ में सर से लाता है और उस कलश को श्री के मुंह के पास ला नीचे करता है। कुछ पलों बाद एक बूंद आकाश गंगा श्री के मुंह जाता है और इसी के साथ ग्रहण खत्म हो जाता है और वहां पर सूर्य की तेज रोशनी अंदर आने लगती है। ये देख मायावी वो गुस्से से पागल ही हो जाती है। वो उन्हीं लोगों की तरफ आ रही थी पर बीच में वीर को देख वो उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वीर ने तब तक श्री के मुंह में आकाश गंगा की बूंद डाल दी थी जिस वजह से वो जोर से चिखती है। विनाशिनी वीर और शिवेन की तरफ बढ़ने लगती है। ये देख सिया उस पर अपनी शक्तियों से वार कर रोकने लगती है पर विनाशिनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो बच जाती है। उल्टा वो सिया पर हमला कर देती है जिससे सिया अपना हाथ पेट पर रख झुक जाती है। सिया को अब कुछ नहीं सोचता है कि वो विनाशिनी को कैसे रोके, तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपनी आंखें बंद कर अपना एक हाथ आगे कर कहती है, वीर तलवार मैं तुम्हारा आवाहन करती हूँ, सामने आओ। मैं तुम्हारा आवाहन करती हूँ। एक सफेद रोशनी के साथ उसके हाथ में एक छोटा सा तलवार आता है। सिया सामने देखती है और उसे विनाशिनी पर निशाना लगते हुए कहती है, तेरी मौत आ चुकी है, अपनी मौत के पास जाने के लिए तैयार हो जा। ये बोल वो उसकी तरफ वो तलवार फेंक कर देती है। विनाशिनी जो वीर और शिवेन के पास पहुंच ही गई थी पर वीर तलवार तेजी से विनाशिनी की पीठ से होते हुए उसके पेट से बाहर आती है और वो वही घुटनों के बल बैठ जाती है और वो सीधा साइड हो गिर जाती है। वो मर चुकी थी और इसी के साथ वो गायब हो गई थी। वही मायावी का गुस्सा भी अब हद से पार हो गया था। उसके 2 प्यादे मारे जा चुके थे और उसने बलि भी नहीं चाही जिससे उसे पंचभूतों की शक्ति भी नहीं मिल पाई थी। वो आगे बढ़ उन सब एक साथ वार करती है जिससे सभी थोड़ा थोड़ा दूर जा गिरते हैं। सभी ने सिया को संभाल लिया था। वही शिवेन वो अपना सर पकड़ उठता है और सामने देख उसकी आंखें फटी की फकी रह जाती है। अब तो उठ जाओ फैरी, माया नगरी। शिवेन आंखें फाड़े सामने देख रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था जो वो देख रहा है क्या वो सच है। वो अपना सर झटक आंखों को हाथों से मसलता है, फिर आंखें खोल देखते हुए कहता है, क्या जो मैं देख रहा हूं वो सच है या मेरे सर में चोट आ गई है जिससे मुझे दिया दिखाई दे रही है। सामने दिया मुंह खोले इस नई दुनिया को देख रही थी जहां उसके भाई और उसके शिव के साथ कुछ अनजान लोग लड़ रहे हैं। बस फर्क ये है कि वो हाथों से नहीं बल्कि अपनी जादुई शक्ति से लड़ रहे थे। दिया जो कब का सूर्यवंशी विला आ चुकी थी, लेकिन उसे विला में सर्वेंट के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो सभी को कॉल करती है पर कोई उसका कॉल पिक नहीं करता क्योंकि सबका फोन रूम में ही होता है। दिया ज्यादा ध्यान नहीं देती है, उसे लगता उसके भाई भाभी साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होंगे इसलिए उसका कॉल पिक नहीं कर रहे होंगे। यही सब सोच वो अपने रूम में आती है तो उसे कुछ आवाज आती है। पहले तो वो उसे अवॉइड करती है, लेकिन जब आवाज आना बंद नहीं होती है तो वो खुद उस आवाज का पीछा करते हुए अपने क्लोसेट रूम में आ जाती है और वहां आकर जो वो उस नए दरवाजे को देखती है तो हैरान और डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये दरवाजा आया तो आया कहां से उसके रूम में। यही सोच वो किसी को बुलाने का सोचती है पर तभी उसे याद आता है कि विला में तो कोई नहीं है, इसलिए वो डरते हुए उस दरवाजे के अंदर माया नगरी आ जाती है। दिया वहां आते ही जो हो रहा है उसे देख शौक थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा हैरान इस बात से थी कि वीर और श्री यही है पर उसकी भाभी का शरीर नीला क्यों पड़ गया है और ये लोग कौन है जो उसके भाइयों और शिव पर अटैक कर रहे थे। ऐसे कई सवाल उसके मन में तूफान पैदा करते वो अपनी जगह पर जम गई थी। दिया ने वीर और सिया को विनाशिनी और अदृश्यम को मारते हुए नहीं देखा था, उसने बस आते हुए एक ही चीज देखी और वो है मायावी का गुस्सा जो वहां मौजूद सभी पर एक साथ निकाला था जिससे सभी एक दूसरे से दूर हो गए थे। वीर भी श्री से दूर हो गया था, उसके भी सर पर हल्की सी चोट आई थी। सिया को सभी ने संभाल लिया था तो वही शिवेन, कार्तिक और ध्रुव वो थोड़े दूर जा गिर थे जिससे उन्हें भी काफी चोट आई थी। शिवेन की बात ध्रुव ने भी सुनी थी क्योंकि वो उसी के पास था। ध्रुव भी सामने दिया को देख हैरान था। वो थोड़ी तेज आवाज में कहता है, दिया ये यहाँ क्या कर रही है, मुझे क्या पता। शिवेन उठते हुए कहता है तो वही कार्तिक, सिया, सवी और वीर ने भी ध्रुव की तेज आवाज सुन उस तरफ देखा तो वो भी दिया को यहाँ देख हैरान थे। वीर ध्रुव से कहता है, ये यहाँ कैसे आए भाई, मुझे क्या पता, मैंने तो इसे बाहर भेज दिया था।
ध्रुव कहता है तो कार्तिक सभी बातों को साइड में रख कहता है, अभी ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। दिया को वापस जाना होगा सिया, सभी तुम दोनों दिया के साथ वापस जाओ। नहीं, सिया एकदम से कहती है, मैं अपनी छुटकू और आप सबको छोड़कर नहीं जाऊंगी। सभी के कहने पर कार्तिक उन दोनों को समझाने लगता है तो वही पिशाचिनी कहती है, क्या बात है, आज दो दो बहनों की जान जाने वाली है, मजा आएगा। ये बोल वो ऊपर लटके झूमर पर जादू करती है जिससे वो झूमर दिया की तरफ तेजी से आने लगता है। ये देख शिवेन जोर से चिल्लाता है, दिया, उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज सुन बाकी सब भी उस तरफ देखते हैं। इधर दिया जो कब से सदमे थी वो शिवेन की तेज आवाज से होश में आती है। सामने से आ रहे झूमर को देख वो डर जाती है। वो झूमर जैसे ही उस पर गिरता कि इतने में कोई उसे पीछे खींच लेता है। शिवेन जो भागते हुए आ रहा था वो वही रुक जाता है क्योंकि सभी ने दिया को सही समय पर पीछे खींच लिया था। वो दिया के थोड़ा पास थी और शिवेन थोड़ा दूर। सभी दिया का हाथ पकड़ कहती है, दिया चलो मेरे साथ, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। पर भाभी, यहाँ पर हो क्या रहा है और ये लोग हैं कौन? दिया अनेकों इमोशन के साथ कहती है तो सभी उसे समझते हुए कहती है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी पर इस वक्त नहीं, अभी चलो। दिया जाओ। सभी की बात पर दिया कुछ बोलती कि वीर गुस्से में उससे कहता है तो दिया डर जाती है और सभी के साथ जाने लगती है। ध्रुव, वीर और शिवेन ने पिशाचिनी को रोक रखा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि पिशाचिनी की हालत खराब कर रहे थे। कार्तिक सिया से कहता है, सिया प्लीज, आई प्रॉमिस हम बिट्टू को ले आएंगे, बेबी के लिए जाना होगा। सिया कार्तिक की बात सुन रोते हुए हाँ में सरसिला वहां से जाने लगती है कि तभी मायावी गुस्से में उन सबसे कहती है, तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया, मना किया था मेरे रास्ते में आने से लेकिन फिर भी आए। ये चूहिया तो आज मरेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पंचभूतों की शक्ति ना मिली तो क्या हुआ, लेकिन आज मैं इसे मारकर अपना रत्न हासिल कर अमर हो जाऊंगी। ये बोल मायावी श्री को हवा में उठा लेती है। अब तक किसी का ध्यान उस पर नहीं था लेकिन अब सभी का ध्यान उसी पर आ गया था। वीर वो बस श्री को एकटक देखे जा रहा था। तभी ध्रुव की बात सुन वो होश में आता है। खरगोश, खरगोश के शरीर से वो जहर हट रहा है, उसके शरीर से वो नीला रंग हट रहा है, इसका मतलब वो ठीक हो रही है। ध्रुव खुश होते हुए कहता है तो बाकी सबके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। बस वीर को छोड़ वही कार्तिक कहता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है, कलश से तो सभी आकाश गंगा गिर चुकी थी ना? नहीं, एक बूंद थी, उस एक बूंद से आज छुटकी ठीक हो रही है। शिवेन के कहने पर कार्तिक को जादूगर जाफर की बात याद आती कि ग्रहण लगने से पहले धरती पर एक बूंद भी आकाश गंगा नहीं गिरना चाहिए वरना वो काम में नहीं आएगी। उनकी बात याद आते ही उसे सब समझ आ गया था। इधर मायावी ने भी उनकी बात सुन श्री को देखा तो वो वाकई वो ठीक हो रही थी। ये देख मायावी उन लोगों से कहती है, कोई मतलब नहीं है इसका ठीक होना, मैं तो इसे मारने वाली हूँ। ये बोल वो श्री पर जैसे ही जादू करने वाली होती है कि सिया मायावी ऊपर एकदम से जादू कर देती है जिससे वो संभल नहीं पाती है और पीछे हो जाती है। मायावी उसे घूरने लगती है तो सिया उससे कहती है, इस बार नहीं, इसमें तुझे मेरी बेटू को कुछ नहीं करने दूंगी। ये बोल सिया सभी से एक कहती है, सभी एक साथ हमला करो, साथ में ताकत बढ़ जाती है। अब हमारी बारी है, साथ में हमलों करो। ध्रुव ये कहता है तो बाकी सब हाँ में सर हिलाते हैं और मायावी पर एक साथ अपनी जादुई शक्ति से वार करते हैं जिससे वो पीछे होते जाती है और श्री जो बस हल्का ऊपर थी वो नीचे आ जाती है। इधर वो सभी मायावी पर वार कर रहे थे कि उन पर पिशाचिनी अपनी बची कुची शक्ति से वार करती है जिससे उनका एक साथ किया जा रहा वार वो टूट जाता है और मायावी वो गुस्से से गरजते हुए कहती है, बस बहुत हुआ। ये बोल वो उन पर एक के बाद एक जादुई शक्ति से वार करने लगती है जिससे वो सभी बच नहीं पाते हैं, उन्हें चोट आने लगती है। सिया ने उन वारों को खुद पर पड़ने नहीं दिया था लेकिन उसे भी चोट आई थी, वो सभी जमीन पर गिर चुके थे। मायावी एक जादुई खंजर ले उनकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, बहुत शौक चाह है ना मायावी को खत्म करने का, आओ मारो मुझे, हाँ मारो। इधर श्री के शरीर से पूरा नील रंग गायब हो गया था, उसकी पलकें उठने लगी थी, वो ठीक हो चुकी थी। श्री अपना सर पकड़ उठने लगती है पर उसकी बॉडी दर्द कर रही थी। आखिर 3 दिनों तक वो बिस्तर पर बेजान लेटी जो रही थी। श्री जैसे तैसे कर उठकर बैठ जाती है तभी उसके कानों में मायावी की आवाज आती है। वो आंखें खोलने की कोशिश करती है, सर में दर्द के कारण वो आंख भी नहीं खोल पा रही थी। सामने उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। श्री कसकर आंख बंद कर खोलती है और सामने देखती है तो देखते रह जाती। उसकी बहन और कार्तिक, ध्रुव, शिवेन और वीर दर्द से तड़प रहे थे। वो जमीन पर थे और मायावी खंजन ले वीर की तरफ बढ़ रही थी। श्री अपने आसपास देखती है, वो समझने की कोशिश कर रही थी कि वो कहाँ है पर उसे ना कुछ याद आ रहा था और ना ही समझ। वो बस ये देख रही थी कि कोई औरत उसकी फैमिली को मारने जा रही है। ये देख वो चोर चिल्लाती है, कौन हो तुम? जीजू बीएफ भाई, वीर जी के साथ क्या कर रही हो? श्री की आवाज सुन सभी उस तरफ देखते हैं जहां श्री अब खड़ी हो रही थी। उसे बिल्कुल ठीक देख सभी की जान में जान आती है। वही मायावी हंसते हुए कहती है, ओ तो चुहिया उठ गई, हाँ अच्छा हुआ चुहिया तू उठ गई, अब तू खुद सामने देखेगी अपने अपनों की मौत, वो भी मेरे हाथों। ये बोल वो वीर के सीने में उस खंजर को हल्के से चुभती है जिससे वीर की दर्द से सिसकी निकल जाती है। वही श्री ये सब देख उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और रोते हुए कहती है, छोड़ दो उन्हें प्लीज, छोड़ दो, क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा?
हाँ है थोड़े आगू खडूस घमंडी गुस्सैल पर वो दिल के अच्छे है। इसलिए तो इसके दिल पर वार कर रही ताकि 2 बार इस दिल से इतना अच्छा बनकर वापस ना लौटे। श्री की बात पर मायावी वीर के सीने पर उस खंजर को और हल्का अंदर करती है जिससे वीर को बहुत दर्द होता है। उधर श्री वो उसे रुकने के बोल रही थी पर वो रुक नहीं रही थी। इधर बाकी सबको चोटें आई थी जिससे अब श्री को गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से में जोर से चिल्लाती है, मैंने कहा छोड़ दो उन्हें। श्री की आवाज इतनी तेज थी कि वहां रखे कांच के आईने टूट गए थे तो वही बाकी सारे सामान हवा में उड़ रहे थे। वीर, कार्तिक, ध्रुव, सिया, शिविन उसे देख हैरान थे क्योंकि श्री खुद भी हवा में थी। हाथों की मुट्ठी बंधी थी, चेहरा नीचे और बाल खुले जो हवा से उड़ रहे थे। श्री नजरें उठा मायावी को गुस्से से घुरती है। वो अपने दोनों हाथों को आगे कर क्रॉस करती है और एक झटके से दोनों हाथों को पीछे करती है जिससे एक जोरदार तरंग निकलती है जिसके साथ जो भी सामान हवा में था वो नीचे गिरता है और टूट जाता है। बाकी सब तो उसे हैरानी से आंखें भाड़े देख रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि श्री के पास इतनी पावर हो सकती थी। यहाँ तक पिशाचिनी और कपू वो तो डर गए थे। श्री वो मायावी को घुरते हुए अपने दोनों हाथों को दोबारा आगे करती है और मायावी की तरफ फेंकती है जिससे उसके हाथों से एक सफेद रंग की जादुई गोला बाहर आता है। मायावी उससे बचते हुए नीचे झुकती है जिससे वो गोला दीवाला से जा टकरा जाता है और वो दीवाल बलसा हो जाता है। मायावी ये देख गुस्से में कहती है, ये छोटी चुहिया ज्यादा पर आ गए है तुझमें, हाँ तू मुझे मायावी को मारेगी, हाँ। ये बोल वो उस पर जादू करती है पर श्री वो हवा में ही गोल घूम उस पर छोटे छोटे चक्र मारती है। मायावी घायल हो जाती है और इससे पहले श्री उस पर और जादू करती मायावी गायब होते कहती है, अभी तो जा रही हूं पर जल्द वापस आओगी। वो गायब हो जाती है, साथ में कपू और पिशाचिनी भी। मायावी समझ गई थी अभी श्री से लड़ना सही नहीं है। उसके अंदर का रत्न उसे शक्ति दे रहा था जिसे वो पाना चाहती थी और ऊपर से वो उन सबसे ज्यादा घायल और कमजोर हो गई थी इसलिए उसे वहां से भागना ही सही लगा था। वही बाकी सब भी जैसे तैसे कर खड़े हो जाते हैं। वही ऊपर श्री अब अचानक बेहोश हो गिरने लगती है तो ये देख वीर जल्दी से उस तरफ भागता है और उसे गोद में पकड़ लेता है। कार्तिक सभी से कहता है, चलो यहाँ से, इससे पहले कोई और मुसीबत आ जाए। सभी हाँ में सर हिलाते हैं और उसी दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। वही विला में सभी दिया को लेकर तो आ गई थी पर वो चैन से बैठी तक नहीं थी। वो इधर उधर घूम घूम कर सोचे जा रही थी कि वहां सब ठीक है या नहीं। वो जाना तो चाहती थी वापस पर दिया की वजह से जा नहीं पा रही थी। इधर दिया वो उसे पूछ कर उसका सर खा रही थी पर सभी उसे कुछ भी नहीं बता रही थी। वो घूम रही थी कि तभी सभी एक साथ दिया के रूम में आते हैं। इससे पहले सभी कुछ पूछती कि वीर बिना किसी को देखे आगे बढ़ जाता है तो बाकी सब भी उस तरफ उसके रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। सभी ने देखा था सभी को कितनी चोट आई थी। वो अपना फोन निकाल किसी को कॉल करती है। सभी वीर के रूम में थे। श्री का चेहरा हल्का लाल था लेकिन वो ठीक हो गई थी। कैलाश जी भी वहीं पर थे। वो श्री को देख कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, आप सब जाकर पहले चेंज कर फर्स्ट एड कर लीजिए वरना जख्म भरेगा नहीं। वीर बिना भाव के कहता है तो बाकी सब हाँ में सर हिला देते हैं। कार्तिक वीर से कहता है, तू भी जाकर फ्रेश हो जा, ठीक लगेगा। बिट्टू अब ठीक है और जल्द ही होश में आ जाएगी। वीर हाँ सर हिला देता है तो बाकी सब भी रूम से चले जाते हैं। दिया को शिवेन अपने साथ ले गया था। सभी के जाने के बाद वीर श्री के चेहरे को कुछ देर निहारता है फिर जाकर फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक ब्लैक लोवर और ब्लैक लुज टी शर्ट पहन बाहर आता है और श्री के पास बेड पर बैठ उसे देखने लगता है। उसकी आंखें बंद थी जिन्हें वो कब से देखना चाहता था, जिसमें वो अपना अकस देखना चाहता था। वीर झुककर उसके माथे को घूम लेता है और उसके सर को सहलाने लगता है और कहता है, अब तो उठ जाओ फैरी, और कितना पड़पाना चाहती हो अपने गुस्सैल पति को, आंखें खोलो ना फैरी। ये कहते हुए उसका गला भर आया था। वो ही जानता था जब मायावी ने उसकी फैरी को मारने के लिए आगे बढ़ी थी तब उस पर क्या बीती थी। लेकिन अब वीर की जान में जान आती है। वो एक लंबी सांस लेता है, उसकी आंखों से कुछ बूंद आंसू आ गिरते हैं। श्री के गालों पर ऐसा लग रहा था मानो उसकी धड़कनें वापस आ गई हो। तभी उसके रूम का डोर खोलता है, आप सबके पास जादुई शक्ति है और मुझे पता नहीं। सूर्यवंशी विला, दोपहर 3 बजे। हॉल में सिसिस सिया दर्द से आंख बंद कर लेती है। थोड़ा जलेगा, एक डॉक्टर कहता है। सभी ने ही पहले फोन कर डॉक्टर को बुला लिया था क्योंकि वो एक साथ सबको तो नहीं चेक कर सकती थी। डॉक्टर राकेश इनके बहुत पूरे डॉक्टर थे जिनकी उम्र 50 थी लेकिन इस वक्त उनका बेटा जिसका नाम रवि था वो सिया के हाथों पर लगी चोट को चेक कर दवाई लगा रहा था जो जल रहा था। रवि की उम्र करीब 25-26 होगी। वो सिया के हाथों में लगी चोट पर दवाई लगा रहा था। उसने कार्तिक को सिया के कहने पर पहले ही चेक कर लिया था। कार्तिक के कंधों, हाथों और सर पर हल्का खरोच आया था। इधर सिया को दर्द में देख कार्तिक से रहा नहीं जाता और वो रवि से कहता है, लाओ मुझे दो। ये कहते हुए वो रवि को उसकी जगह से उठा खुद सिया के पास बैठ जाता है और रवि से दवाई ले खुद सिया के हाथों पर लगाने लगता है। वो धीरे धीरे फूंक मार रहा था जिससे उसे जले ना। वही रवि वो तो बस कार्तिक को ही देखता रह गया था। तभी उसके कानों में शिवेन की आवाज आती है जो वही बैठा था और दिया वो उसके बगल में। शिवेन कहता है, यार मुझ गरीब पर भी कोई ध्यान दे दो। उसकी आवाज सुन रवि का ध्यान कार्तिक से हटता है और वो शिवेन के पास आ उसे चेक करने लगता है। शिवेन को ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस गिरने की वजह से उसकी बॉडी में दर्द हो रहा था। रवि उसे चेक करते हुए कहता है, वैसे एक बात पूछूं आप लोगों से। शिवेन उसे देखता है पर कार्तिक वो तो सिया के हाथों पर उसका दवाई लगाने पर ध्यान था। शिवेन रवि से कहता है, पूछो, आप सबको ये चोट कैसे लगी?
आई मीन ही सबको एक साथ, ये थोड़ा अजीब बात है। रवि उनसे पूछता है तो शिवेन सोचने लगता है कि आखिर वो क्या जवाब दे, लेकिन तभी कार्तिक की कड़क आवाज आती है जो रवि से कहता है, तुम्हें इससे क्या, सिर्फ अपने काम पर फोकस करो समझे, वरना राजेश अंकल तक तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन जाने में देर नहीं लगेगी। अरे पर, और हाँ, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि अंकल और तुम यहाँ आए हो, हम सबको चेक करने, खास तौर पर चाची माँ को। रवि की बात बीच में काटते हुए कार्तिक कहता है तो उसका मुंह बन जाता है। रवि वो वीर कार्तिक और ध्रुव के साथ ही उनके कॉलेज में पढ़ा था। कार्तिक और ध्रुव के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन वीर के साथ तो उसने मुश्किल से एक आधी शब्द बोला होगा, क्योंकि वीर कॉलेज में भी किसी से कोई बात नहीं करता था। रवि कार्तिक की बात पर अपनी उंगलियां अपने होठों पर रख इशारा करता है कि वो कुछ नहीं बताएगा और वो भी उसके बारे में उसके डैड से कुछ ना कहे। कार्तिक उसे इग्नोर कर देता है और रवि वो चिढ़ जाता है। ध्रुवी का रूम, बहुत दुख रहा है ना, और दर्द भी हो रहा होगा। हाँ बहुत। ध्रुव वो सभी को तंग करते हुए कहता है, दर्द तो हो रहा था पर उतना ज्यादा भी नहीं जितना वो नाटक कर रहा था। सभी के चेहरे पर खुद के लिए चिंता फ्रिक दर्द देख उसे अच्छा लग रहा था। सभी बहुत कम ही अपने इमोशन उसके सामने लाती थी। वो हमेशा उससे लड़ती रहती थी, पर उसके सोते ही वो उससे ढेरों बातें करती थी, जो अब ध्रुव भी समझ गया था। इसीलिए वो तो कभी कभी सोने का नाटक करते हुए उसकी बातें सुनता और खुश होता था। ध्रुव इस वक्त सटलेस था, उसकी मस्कुल बॉडी सभी के सामने थी, पर वो उसे नजर उठा देख भी नहीं रही थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान ध्रुव के कंधे पर लगी चोट पर था, जिस पर वो दवाई लगाते फूंक मार रही थी। ध्रुव को बड़ा प्यार आ रहा था अपनी एग्री बर्ड पर, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। अगर वो उसे कुछ भी करने आगे बात तो उसे बहुत डांट खानी होती है, और तो और अपनी एग्री बर्ड का गुस्सा भी सहना पड़ता, इसलिए बेचारा अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा था। सभी के बाल बंधे थे, लेकिन फिर भी कुछ बाल उसके गालों को छू रहे थे। ध्रुव प्यार से उसके बालों को उसके गालों से दूर कर रहा था। सभी अच्छे से उसके कंधे पर दवा लगा पट्टी करती है और उसे एक मेडिसिन देते हुए कहती है, खाओ, इससे दर्द कम होगा। छी, ये कौन खाता है? ध्रुव मुंह बना कहता है। सभी उसे घुरते हुए कहती है, अंडरस्कोप, सभी खाते हैं। अच्छा तो तुम भी खाओ ना, ध्रुव टपाक से कहता है। मैंने खा लिए और अब तुम इसे खाओ। आसाबास। सभी बोलते हुए उसका मुंह खोल दवाई जबरदस्ती खिला देती है, तो ध्रुव को मजबूरन जल्दी जल्दी से पानी पीना होता है। दवाई सच में कड़वी थी, उसका मुंह खराबा हो गया था। सभी उसे यूं बच्चों की तरह हरकतें करता देख हंस देती है और जाने लगती है कि ध्रुव उसका हाथ पकड़ लेता है। सभी उसे देखने लगती है तो ध्रुव कहता है, कहाँ जा रही हो? अरे कुछ मीठा तो दो यार, कितना कड़वी दवाई थी। भला ऐसा कौन दवाई बनाता है? ध्रुव बार बार अपनी जीभ निकालते हुए कहता है, तो सभी उसे घुरते हुए कहती है, ओ ध्रुव सूर्यवंशी को ये दवाई कड़वी लगी, माफ करना। अगली बार से तुम्हारे लिए सिर्फ मीठा दवाई लेकर आओगी। पागल इंसान, दवाई कड़वी ही होती है, समझे? हाँ समझ गया ना, चिल्ला क्यों रही हो? ध्रुव उसे शांत कराते हुए कहता है, तो सभी वहां से जाने लगती है। ध्रुव उसका हाथ नहीं छोड़ता है, तो सभी उसकी तरफ मुंड इस बार शांति से कहती है, क्या है मेरा मीठा? ध्रुव प्यार से कहता है, अभी कोई मीठा वीठा नहीं मिलेगा, अभी चोट बहुत हरा है। ऐसे में कोई मीठा वीठा नहीं चलेगा, इससे प्रॉब्लम होगी। सभी उसे समझाते हुए कहती है और उसकी शर्ट जो साइड में रखी थी उसे ले उसे पहनाने लगती है। उसकी नजर झुकी थी वही ध्रुव, वो तो उसके पिनघोटों को देखते हुए कहता है, लेकिन मैं जिस मीठे की बात कर रहा हूं उससे मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता है। ध्रुव मदहोशी में कहता है। सभी उसकी बातों का मतलब समझ रही थी, उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। ध्रुव अपने दूसरे हाथ को जिस पर चोट नहीं लगी थी उसे सभी के चेहरे की तरफ बढ़ने लगता है। सभी जो ध्रुव के शर्ट के बटन लगा रही थी उसके हाथ रुक जाते हैं, आंखें बंद हो गई थी। इधर ध्रुव जो बस सभी के गालों को छूने ही वाला था कि तभी सभी का फोन बजता है, जिससे वो तुरंत अपनी आंखें खोलती है और इधर उधर देखती है। वो ध्रुव के शर्ट के बटन लगा उससे दूर हो अपना फोन ले बालकनी में आ जाती है। उसका चेहरा लाल हो गया था, वही ध्रुव, उसके हाथ अब भी हवा में थे। वो कसकर आंखें बंद कर अपने हाथों को नीचे कर ची हुई आवाज में कहता है, क्या परफेक्ट टाइमिंग है इसके फोन की, हर बार मेरा रोमांस खराब करता है, मन तो करता है फेंक दूं। थोड़ी देर बाद सभी रूम में आती है और ध्रुव से कहती है, अंडरस्को, मैं छुटकू को देखने जा रही हूँ, तुम साथ चलोगे? पर मैं वो, ध्रुव कहने लगता है, चलोगे या नहीं? सभी बीच में रोकते हुए, आ रहा हूँ, ध्रुव मुंह बनाते हुए कहता है और रूम से बाहर निकल जाती है। साथ ही सभी भी, वो बस अभी उसके साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। कुछ देर पहले जो होने वाला था उसे सोच वो ब्लैश करने लगी थी। दोनों वीर के रूम की ओर चल देते हैं। वीर के रूम का डोर डॉक्टर राकेश ने खोला था, क्योंकि कार्तिक ने वीर को बता दिया था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा था। डॉक्टर राकेश पहले श्री को चेक करते हैं, फिर वीर को। उन्होंने वीर के कंधे पर लगे बाघ के पंजे के निशान पर दवाई लगा पट्टी की, फिर उसके बाह पर इंजेक्शन लगा दिया था। उन्होंने उसे कुछ मेडिसिन दी। वीर श्री की तरफ देखते हुए राकेश जी से कहता है, हाउ इज शी इज फाइन, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा, लेकिन तुम्हें खुद का अच्छे से ध्यान रखना होगा। ध्यान रहे तुम्हारी चोट पर कोई इन्फेक्शन ना फैले, वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। और हो सके तो अपनी पट्टी चेंज करते रहना, इससे जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। मेडिसिन तो मैंने दे ही दी है, और कुछ हो तो कॉल करना।
डॉक्टर राकेश की बात सुन वीर हाँ में सर हिलाता है तो वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद बाकी सब भी वीर के रूम में आते हैं। दिया वो तो पहली बार अपने भाई के रूम में आई थी। उसके भाई का रूम काफी बड़ा और खूबसूरत था। वो तो रूम को देखने में बीजी थी। सभी सिया दोनों श्री के पास आ बैठ जाती है। दिया वो वीर के पास आने लगती है तो वीर उसे हाथ दिखा रोक देता है और कहता है, वही रुको भाई। वो दिया बोलने की कोशिश करते हुए, मैंने कहा ना। वीर थोड़ी सख्ती से कहता है तो वो वही रुक जाती है। उसका चेहरा उदास हो गया था। वही वीर वो अपना सर पीछे काउच पर टिकाते हुए आंख बंद कर देता है। अभी वो अपनी फेरी के पास नहीं था। ऐसे में दिया का उसके पास आना उसे चोट पहुंचा सकता था। सारे लड़के काउच पर बैठे थे और तीनों लड़कियां बेड पर बैठी थी। वो सभी श्री का होश में आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन सब का इंतजार खत्म होता है और श्री को होश में आने लगती है। उसे होश आता देख सिया खुश होते हुए कहती है, बिटू बिटू को होश आ रहा है। उसकी बात सुन वीर अपनी आंखें झट से खोलता है और उठकर बेड के पास आता है। बाकी सब भी उसके पास आते हैं। श्री का शरीर अब बिल्कुल नॉर्मल था। उसकी वो दूध जैसी गोरी स्किन पहले जिसी हो गई थी। श्री धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है। वीर बस एकटक उसकी आंखों को खुलता देख रहा था कि तभी श्री अपनी नीली आंखों को खोलती है। जैसे ही वीर उसकी आंखों को देखता है वो अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है। वो बस अपनी फेरी की एंजल आइज को देखना चाहता था। उसे बड़ा सुकून मिलता था उसकी आंखों देखने से। वीर अपनी आंखें बंद किए था कि तभी उसके कानों में श्री की आवाज आती है। वो आंखें खोल उसे देखने लगता है। श्री एकदम से बेड से उठ बैठ गई थी। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसे सब याद की माया नगरी में उसने क्या था। वो बेचैनी ब्लैकेट को कसकर पकड़ लेती है और सिया से कहती है, जी वो मैंने जादू कैसे किया। वो औरत कौन थी। वो आप सब पर कैसे जादू कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरा सर। उसका सर अचानक से दर्द करने लगा था। उसने अपना हाथ सर पर रख लिया था। वीर आगे जाता कि सिया श्री के सर पर हाथ रख कहती है, बिटू बिटू तू शांत हो जा पहले। सब बताती हूँ पहले शांत हो जा। हाँ नहीं जीजी वो औरत कौन थी। मैं हवा में कैसे उड़ गई। मेरे हाथों से वो रोशनी कैसी थी। वो आप सबको मार क्यों रही थी। श्री अब डरने लगी थी। वो घबराते हुए कहती है। वीर वो दोबारा आगे बढ़ता कि इस बार सभी वो श्री को गले लगा उसे शांत कराते हुए कहती है, छुटकू शांत हो जा पहले। तेरी तबीयत ठीक नहीं है। हम बताते हैं ना तुझे। श्रीना में सर हिलाते हुए कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो सभी से अलग हो कहने लगती है, दिदू वो औरत तो वही थी ना जो पार्टी में आई थी। उसे मैंने देखा था। शादी में भी थी वो। मैंने फोटो में देखा था वो आई थी। श्री की बात बुन बाकी सब उसकी बातों के बारे में सोचने लगते हैं कि मायावी उनकी शादी और पार्टी में आए और उन्हें पता भी नहीं चला। इधर श्री वो अपना सर पकड़ कहती है, मला काय होता है महनजे हवेतले ते लोग कोण होते आणि ती जागा कशी होती। माझे डोके दुखता है देवा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं हवा में वो लोग कौन थे। वो जगह कैसी थी। मेरा सर दुख रहा है परमेश्वरा। आप सब बाहर जाओ मैं फेरी को शांत करता हूँ। वीर श्री को सर पकड़े देख बाकी सब से कहता है तो सभी एकदम से मना करते हुए कहती है, नहीं मैं अपनी छुटकू को ऐसी हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अभी कोई कुछ बोलता कि ध्रुव अपनी जादू से बबल बना रूम में उड़ा देता है तो श्री के साथ दिया भी हैरानी से ये सब देखने लगती है। ध्रुव वो श्री से बबल फोड़ते हुए कहता से, खरगोश देख तो सब कितना अच्छा है। आपके पास भी जादू है। आप भी जादू कर सकते तो हो पर कैसे। श्री ध्रुव को देखते हुए कहती है। वो चौंक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है सब यहाँ पर। वही वीर उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वही कार्तिक अपना सर पिट लेता है। वो ध्रुव से दांत पीसते हुए कहता है, पागल हो गया है क्या। क्या कर रहा है तू। पहले से तेरी खरगोश परेशान बेचैन घबराई हुई है और तू है कि उसे जादू दिखा रहा है। मुझे लगा ये बबल देख वो खुश हो जाएगी इसीलिए मैंने जादू किया। ध्रुव मासूम सा फेस बना कहता है तो वही सभी वो उसके पास आ उसके पीठ पर एक मुक्का मार कहती है, गुस्से में कहती है, दादू सही कहते हैं एक नंबर के बेवकूफ हो तुम। सभी के मारने पर ध्रुव अपनी पीठ पर हाथ रख लेता है। वही कार्तिक अब श्री के पास आ उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, बेटू मेरी बात सुनो। तुम शांत हो जाओ पहले और यहाँ सभी के पास जादुई शक्ति है और तुम्हारे अंदर भी है। कार्तिक की बात सुन श्री हैरान थी। वो कुछ बोलती या समझती कि पास खड़े वीर के सबर ने जवाब दे दिया था। वो अब किसी की ना सुनते हुए सीधा श्री के पास आकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, शश फेरी शांत ज्यादा मत सोचो सब समझ आ जाएगा। श्री कुछ नहीं बोलती है। वीर कार्तिक की ओर देखते हुए कहता है, भाई मुझे कुछ देर के लिए फेरी के आसपास कोई नहीं चाहिए। जब तक ये शांत नहीं होगी ये कुछ भी नहीं समझ पाएगी इसलिए प्लीज। कार्तिक हाँ में सर हिलाता है और उसकी बात मान सभी वहां से चले जाते हैं। सभी और सिया को ध्रुव और कार्तिक समझा कर ले आते हैं। वही रूम के बाहर दिया हैरानी से कहती है, आप सबके पास जादुई शक्ति है और मुझे पता भी नहीं। इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ चलो मेरे साथ। शिवेन दिया का हाथ पकड़ ले जाते हुए कहता है तो दिया चौंकते हुए कहती है, आपको भी पता है ये कब से। वही बताओगा चलो। 99 मैं हूँ मैजिकल वॉरियर। शिवेन दिया को अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। वही बाकी सब भी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कैलाश जी भी अपने ही रूम थे। वही माधव जी अविनाश जी और अचाल जी अभी तक नहीं आए थे।
वही वीर श्री को अभी भी अपने सीने से लगाए उसे शांत कर रहा था। उसके ऐसे पीठ पर प्यार से हाथ फेरने से श्री वापस से सो गई थी। अभी उसकी बॉडी थकी थी, 3 दिनों तक यूं बेजान बिस्तर पर रहने से उसकी बॉडी भी दर्द कर रही थी, जिस वजह से वो वीर के सीने से लगी सो गई थी। वीर उसे बेड पर नहीं सुलाता है, बस अपने सीने से लगाए रखता है। आखिर पूरे 72 घंटे बाद उसने अपनी फैरी को अपनी बाहों में महसूस किया था। बाहर मौसम बिगड़ रहे थे, हवाएं तेज चलने लगी थी, काले बादलों ने अपनी जगह बना ली थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। रात में सब दिन अपने अपने रूमों में ही करते हैं। वो सभी एक बार श्री को देख अपने रूम में आ जाते हैं। रात के करीब 9 बजे माधव जी, अविनाश जी और अचाल जी विला पहुंचते हैं। क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से रास्ता बंद हो गया था, लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा खुला वो लोग वहां से निकल गए। वो लोग भी थके होने के कारण दिनकर सो गए थे। आखिर कल उन्हें बहुत काम जो करना था। अभी भी बारिश हो रही थी, लेकिन पहले के मुकाबले कम थी। इधर श्री की जब आंख खुलती है तब 10 बज चुके थे। वीर उसे उठता देख उसके पास आ उसके सर पर हाथ रख प्यार से कहता है, ना कोई सवाल ना कोई जवाब, बिल्कुल शांत रहना। मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खाना खाना होगा। हम खाना गर्म कर लाता हूँ। वो उसके सर पर हल्के थपकी कर खाना ले रूम से बाहर चला जाता है। श्री वो अभी भी उलझन में थी, लेकिन वीर की बात मान वो शांत ही रही। वो बेड से उठ बाथरूम में चली जाती है, पर उसके पैर थोड़े दर्द कर रहे थे। कुछ देर बाद श्री बाहर आती है तो वीर आ चुका था। वो श्री को देख अपने पास आने का इशारा करता है तो वो उसके पास आ बैठ जाती है। श्री वो वीर की आंखों में ही देख रही थी। उसे लग रहा था मानो उसने कई दिनों तक उसे देखा नहीं था। वीर की वो शांत और हल्की भूरी आंखें सच में बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे से ज्यादा लड़कियां उसकी आंखों की दीवानी होती। अगर वो शेड नहीं लगाता तो श्री कुछ बोलने वाली थी कि वीर उसे खाना खिलाने लगता है, जिसकी वजह से वो चुपचाप खाने लगती है। शिविन उसे अर्जेंट ही स्टेशन जाना पड़ा था, क्योंकि उसके एरिया में मर्डर हो गया था, जिसकी वजह से उसने दिया को कुछ भी नहीं बताया था। वो बस अभी अभी विला आया था, थका हुआ था, क्योंकि कल सगाई थी। ऐसे में अचाल जी ने उसे सख्त वार्निंग दी है कि उसे आज यही रुकना है, जिसकी वजह से उसे वापस आना पड़ा था। वो रूम में आता है तो देखता है उसके रूम दिया काउच पर बैठे बैठे सो गई है। ये देख वो थोड़ा हैरान होता है कि दिया उसके रूम में क्या कर रही है, क्योंकि दिया वो उसके रूम में कभी नहीं आती थी। शिवेन उसे सोता देख पहले जाकर चेंज करता है। थोड़ी देर बाद वो दिया के पास आ बैठ जाता है और उसे निहारने लगता है। कितनी मासूम है, कितनी प्यारी है, सोते समय बिल्कुल बच्ची लगती है। शिवेन खुद से बोल रहा था, तभी दिया अचानक से झट से अपनी आंखें खोलती है। सांसें गहरी थी, चेहरे पर डर था। शिवेन उसे ऐसे देख उसकी फिक्र करते हुए कहता है, दिया जान क्या हुआ? हाँ, कोई बुरा सपना देखा? सब ठीक है, मैं हूं यहाँ। शिवेन उसके सामने आ कहता है तो दिया उसे सामने देख उसके गले लगा लगती है, जिसकी वजह से शिवेन संभल नहीं पाता और वो दोनों नीचे फर्श पर आ गिरते हैं। शिवेन दिया के सामने घुटनों पर बैठा था, इसलिए दिया के अचानक गले लगाने पर वो संभल नहीं पाया, उसे ले नीचे आ गिरता है। शिवेन ने उसे कमर से पकड़ा था, वो उसके ऊपर थी। दिया शिवेन के गले में चेहरा छुपाए ही डरी आवाज में कहती है, कहाँ थे आप? इतनी देर क्यों कर दी आने में? मेरी ड्यूटी ही ऐसी है, जान क्या कर सकते हैं? कोई बुरा सपना देखा? दिया उसके गले लगे ही हाँ में सर हिलाती है तो शिवेन उसके बालों पर हाथ फेरता है तो दिया होश में आती है। वो उठने लगती है कि शिवेन उसे वापस से अपने ऊपर खींच लेता है। शिव, दिया एकदम से धीरे से कहती है। शिवेन के ऐसे खींचने से उसका चेहरा बिल्कुल शिवेन के चेहरे के पास था। उनकी नोस आपस में टच हो रही थी। दिया के गुस्बम्प आ रहे थे, धड़कने असामान्य हो रही थी। शिवेन उसके सामने आ रहे बालों को उसके कान पीछे करता है, उसके छूने से वो सिहर रही थी। वो हकलाते हुए शिवेन से कहती है, शिव, भूख लगी होगी ना, मैं खाना लेकर आती हूँ। वो 2 बार उठने लगती है कि शिवेन उसे मजबूती से और पकड़ करीब ही रखते हुए कहता है, बाहर खाकर आया हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, सोई क्यों नहीं अभी तक? शिवेन के बोलने पर दिया को याद आता है कि वो यहाँ क्यों आई थी। वो शिवेन की तरफ देखते हुए कहती है, आपने सुबह कुछ बताने का कहा था और बताए बिना ही चले गए, इसलिए अब मुझे सब कुछ सही से बताइए कि ये सब चल गया क्या रहा है यहाँ पर? अच्छा तो मैडम इसलिए यहाँ पर है, और मुझे लगा आप मेरे इंतजार में बैठी है, लेकिन नहीं, आप तो अपने सवालों के जवाब के लिए बैठी है। शिवेन उसे देखते हुए कहता है। वो उठने का नाटक करता है तो दिया उसे देख अपना सर हिला देती है और उसके माथे पर किस कर कहती है, कितने बदमाश है ना आप? हाँ वो तो मैं हूँ। शिवेन मुस्कुराते हुए उसके गालों को चुम कहता है तो दिया शर्म सी जाती है। वो वैसे ही उससे कहती है, शिव बताए ना यहाँ पर हो क्या रहा है? शिवेन एक गहरी सांस लेता है और दिया को खुद के ऊपर से उठने का इशारा करता है तो वो उठ जाती है। शिवेन भी उठ जाता है, दोनों वापस से काउच में बैठ जाते हैं और शिवेन वो दिया का हाथ अपने दोनों हाथों में ले कहता है, तो बात यह है कि उद्धरण चिन्ह वीर का रूम। दोनों का डिनर हो गया था और श्री वो कब से वीर को देखे जा रही थी कि वो कुछ बोले, पर वो था कि कुछ बोल ही नहीं रहा था, उल्टा उसे मेडिसिन खिला रहा था। थोड़ी देर तक श्री खुद को शांत रखती है। वीर उसे बेड पर लेटा देता है और खुद उसके बगल में आ लेट जाता है। अब तो हद ही हो गई थी, वीर उसे कुछ बता ही नहीं रहा था। वो कब से सब कुछ जानना चाहती है और ये है कि श्री उठकर बैठ जाती है और झुंझलाते हुए कहती है, अब मैं ठीक हूँ और रेडी भी। आप जाकर जीजी और दिदू को बुला दीजिए ताकि वो मुझे सब बता सके, और माँ पापा के बारे में भी जानना है मुझे। आप तो कुछ बता नहीं रहे हैं मुझे।
वीर श्री की बातों को पूरी तरह से अनसुना कर रहा था। वो बिल्कुल शांत था। वीर अपने मन में श्री को देखते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एक बार खो चुका हूं बचपन में, दोबारा नहीं खो सकता। कुछ भी हो जाए तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना तुम्हारे करीब आना पड़े। हम दोनों के बीच जो दीवार खिंच कर रखी हो ना, उसे अब टूटना ही होगा फेरी। श्री उसे खोया देख उसके चेहरे के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, जाए ना, आप सुन रहे हैं ना, जा। श्री बोल रही थी कि उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे। वीर ने उसे अचानक से किस कर लिया था। ये उनकी पहली किस थी। वीर उसे किस नहीं कर रहा था, बस उसके होठों पर अपने होठ जोड़ थे। उसकी आंखें बंद थी तो वही श्री वो बिल्कुल सुन पड़ चुकी थी। आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, धड़कनें बिल्कुल हाई स्पीड से चल रही थी। लेकिन तभी उसे वीर के हाथ अपने बालों पर महसूस होता है, जिसकी वजह से वो होश में आती है और उससे दूर हो उसे देखने लगती है। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। श्री वीर को फेस नहीं कर पा रही थी। वो दूर होने लगती है कि वीर उसके गले में हाथ डाल खुद के चेहरे के करीब ला धीरे से कहता है, दूर जाना अब नॉट अलाउड। जी, श्री चौंकते हुए कहती है, लेकिन वो दोबारा कुछ कहती कि वीर झुक उसके होठों पर अपने होठ रख दिया है और इस बार वो उसे किस करने लगता है। श्री की तो आंखें हैरानी से खुली रह गई थी। वीर उसे किस कर रहा है और वो भी उसके लिप्स पर। वीर वो उसे किस करते हुए बेड पर लिटा खुद उसके ऊपर आ उसे पैशनेट किस करने लगा था। श्री की आंखें बंद होने लगी थी। वो उसकी किस को फिल कर रही थी। तारांकन, क्या यह उद्धरण चिन्ह, चिल्ला क्यों रही हो, आराम से भी तो रिएक्ट किया जा सकता है ना। शिवेंद्र के चिल्लाने पर अपने कान बंद करते हुए कहता है, उसने उसे सब कुछ बता दिया था, सिर्फ एक बात को छोड़कर कि वो मायावी के वश में थी। उसने श्री को वो जहर वाला जूस दिया था। वो नहीं चाहता था कि दिया खुद को इन सब के लिए ब्लेम करे। शिवेन अपने कान से हाथ हटा दिया से कहता है, देखो सब कुछ एकदम पानी की तरह साफ है। हाँ, जो मैंने बताया है वो एकदम सच है। तुम्हारे भाई मेरी बहनों के रक्षक है और उनके पास जादू है। मेरे पास भी है। वो ये बोल अपने साथ में बंधी ताबीज को दिखता है। दिया अब भी हैरान थी। वो वैसे ही उससे कहती है, आपके कहने का मतलब है मेरे रूम के कोलेसेट रूम के एक दीवार पर माया नगरी जाने का रास्ता है। वो कबूतर कबूतर नहीं है, इंसान है। सबके पास पावर है, मेरी भाभीियों के पास भी। और वो विजय क्या था, वो हाँ रत्न की रक्षक है जो अभी श्री भाभी के अंदर है। मतलब सब उनकी हिफाजत कर रहे हैं। थैंक गॉड, कुछ तो समझ आया इसे। शिवेन मन में कहते हुए हाँ में सर हिलाता है और दिया को देखता है जो अभी भी सोचे जा रही थी। शिवेन को पता था उसके सवाल खत्म नहीं होंगे, इसलिए वो उसे गोद में उठा लेता है। ये देख दिया हड़बड़ा जाती है और उसके गले में बाहें डाल कहती है, शिव ये आप क्या कर रहे हैं। शिवेन उसे बेड पर आराम से लेटा खुद भी उसके बगल में आ लेट जाता है तो दिया एकदम से उठ बैठ जाती है कि तभी शिवेन उसे दोबारा अपने पास बेड पर खिंच लेता है। इससे पहले दिया कुछ कहती कि शिवेन उसे स्टिकली कहता है, चुप, कुछ नहीं करूंगा लेकिन तुम्हें यहां से जाने भी नहीं दूंगा, समझी। सो जाओ अब और मुझे भी सोने दो, बहुत थका हुआ हूं। ये बोल वो उसे अपने सीने से लगा आंख बंद कर लेता है। दिया वो कहाँ सोने वाली थी, उसे तो शिवेन के इतने पास होने से थोड़ी घबराहट हो रही थी, धकने बड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो सर ऊपर शिवेन के सोते हुए शांत चेहरे को देखती है। शायद वो सच में बहुत थका था। शिवेन गहरी नींद में सो चुका है, समझ। वो उसके गालों को हल्के से छूती है, उसे यूं देख वो हल्का मुस्कुरा देती है और वापस सर नीचे कर आंख बंद कर सोने की कोशिश करती है। वही शिवेन मुस्कुरा देता है, उसकी आंखें अब भी बंद थी। वीर का रूम। श्री वीर के कंधे पर सर एकटक सामने दीवार को ही देख रही थी। वीर उसके बालों को सहला रहा था। उसने उसे सब कुछ शुरू से बता दिया था कि वो कौन है, उसकी बहनें कौन है और वो तीनों भाई कौन है। वीर ने उसे उसकी फैमिली से बिछड़ना, मायावी के बारे में सब कुछ बता दिया था। अगर कुछ नहीं बताया था वो अपने उसके बचपन की बातें थी, बाकी उसने सब बता दिया था कि वो उसके लिए क्या है। उसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। ये सब जान श्री को एकदम से शांत हो गई थी। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था और ये चीज वीर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वो कुछ बोल नहीं रही है। जब थोड़ी देर तक वो कुछ नहीं बोलती है तो वीर धीरे से उससे कहता है, फेरी, इसका मतलब वो धुंधली यादें, वो धुली परछाई कोई और नहीं मेरे अपने लोग थे, वो मेरी फैमिली थी। श्री वैसे ही दीवार को देखते हुए कहती है तो वीर कहता है, हाँ। वीर को याद था कि श्री अपनी यादों की वजह से कितना परेशान थी। जब पहली बार कॉलेज में आग लगी थी तब उसने उन यादों का जिक्र किया था, लेकिन खुद से ही श्री वीर से हल्का दूर भरे गले से कहती है, उस मायावी चुड़ैल कही की ने मेरी फैमिली को इतनी बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। मुझे उनसे बेवजह दूर कर दिया, मेरी मम्मा को, पापा को, दादू को, सबको मार दिया। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आखिर अब जाकर पता चला कि वो अकेली क्यों थी। उसने तो ना जाने अपने माता पिता को कितना गलत समझ था कि वो उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ गए थे, लेकिन सिया सभी के मिलने के बाद उसे पता चला था कि उसके माँ पापा तो एक्सीडेंट में मारे गए। लेकिन असल बात तो ये थी जो उसे आज पता चला कि उसे बचाने के लिए उसकी माँ ने खुद को भी कुर्बान कर दिया। वो सच में कितनी गलत थी अपनी फैमिली के बारे में। वीर उसे अपने सीने से लगा शांत करता है। धीरे धीरे वो शांत होने लगती है। वीर उसे वैसे ही गले लगाए कहता है, तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं वो मामूली नहीं है, इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर करना और हमेशा सबकी नजरों के सामने रहना। तुम्हें तुम्हारी शक्तियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वीर की बात सुन श्री वीर से अलग होती है और अपने आंसू पोंछ वो सोचने लगती है। वीर उसे ही देख रहा था कि तभी श्री एकदम से खुद पर प्राउड फील करते हुए कहती है,
मुझे तो पहले ही लगा था कि मैं ना बाकी लोगों से डिफरेंट हूँ, स्पेशल हूँ। तभी तो सारी लड़कियां जब लड़कों को पटाने में लगी रहती थी तब मैं अपना शातिर दिमाग चलाती थी। उसकी बातें सुन वीर अपना सर हिला देता है। उसे उससे यही सब फालतू बातों की उम्मीद थी। उसकी फेरी ज्यादा इमोशनल नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज वो काफी देर तक रोई थी जितना उसने उसे तब देखा जब वो अपने दादी और भाई की अस्थि विसर्जन कर रही थी। इधर श्रीवीर की तरफ मुंड कहती है, मुझे तो पहले ही पता था, मेरे डोले सोले में तो पावर ही पावर है। मुझे तो आपकी तरह डोले सोले बनाने की जरूरत भी नहीं है। पहले तो मुझे शक था, लेकिन आज पूरा यकीन हो गया कि मैं श्री द ग्रेट पावरफुल मैजिकल वॉरियर हूँ। श्री खुश होते हुए कहती है तो वीर सर हिला देता है और उससे कहता है, हो गया, अब रियल वर्ल्ड में आओगी। मैं तो यही हूँ, लेकिन जो सच है तो है, मैं हूँ मैजिकल वॉरियर। श्री वीर के पास आते हुए कहती है और बेड पर बैठ जाती है तो वीर उसे लिटाते हुए कहता है, अच्छा मान लिया, अब खुश, अब सो जाओ, कल जल्दी उठना है, दिया की सगाई है। अरे हाँ, कल दिया और भाई की सगाई है, मैं भी ना भूल ही गई थी। श्री अपने सर पर मारते हुए कहती है तो वीर उसका सर अपने सीने के ऊपर रखते हुए कहता है, सो जाओ अब, एक बात पूछूं? नहीं, वीर आंख बंद किए, एक ही पूछूंगी पक्का, श्री रिक्वेस्ट करते हुए कहती है तो वीर मान जाता है। श्री खुश होते हुए कहती है, आपके पास कौन सी शक्ति है? अग्नि अस्त्र। वीर आंख बंद किए ही तभी हर वक्त जलते रहते हैं ज्वालामुखी की तरह। श्री उसे चिढ़ाते हुए कहती है पर वीर फिर भी अपनी आंखें नहीं खोलता है। श्री अब चुपचाप आंख बंद उसके सीने से लग जाती है। थोड़ी देर बाद वीर कहता है, अपने इमोशन को बाहर निकालो फेरी। श्री जाग रही थी, उसकी आंखों में नमी थी। वीर जानता था कि वो बस कुछ मजबूत दिखा रही है, पर अपनी फैमिली के बारे में जान वो अंदर से टूटने लगी थी। वीर की बात सुन एक बार फिर उसके आंसू बहने लगे थे। वीर उसे रोने से नहीं रोकता है, वो उसके बालों पर हाथ फेर रहा था, ना जाने वो कब ऐसे रोते रोते हुए ही सो गई। सॉफ्ट जॉबिस हो, सूर्यवंशी विला। सुबह वीर का रूम। वीर की जब खुलती है तो उसकी नजर सबसे पहले खुद से चिपकी खरगोश पर जाती है जो बिल्कुल उससे चिपक कर सोई थी। उसका चेहरा भी वीर को नहीं दिख रहा था। श्री का चेहरा वीर के सीने में छुपा था और रही सही कसर उसके बालों ने पूरी कर दी थी। आज की सुबह वीर की सबसे अच्छी सुबहों में से एक थी। शादी को 5 महीने होने को आए थे। वो खुश था, बल्कि बहुत खुश था कि उसकी फेरी अब उसके साथ खुलने लगी थी। वो अब उसके पास आने पर दूर नहीं जाती थी, बल्कि कभी कभी खुद उसके पास आया करती है। वीर के लिए तो यही काफी था कि अब उसकी फेरी के मन में उसके लिए कोई गुस्सा या नफरत नहीं है कि उसने उससे जबरदस्ती शादी की है। वीर उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। वो अपनी और अपनी फेरी की शुरू से लेकर अब तक की सारी यादों को याद कर रहा था। वीर उसके चेहरे को ढक रहे उसके रेशम से बालों को धीरे से हटाता है। वो झुककर उसके गाल को चुम लेता है। वीर उसकी बंद आंखों पर प्यार से किस करता है, जिसकी वजह से उसकी फेरी नींद में गुनगुनाते हुए करवट बदल सो जाती है। वीर सर हिला देता है। वो उसके कान के पास झुककर धीरे से कहता है, फेरी सुबह हो गई है। हाँ हाँ सुबह हो गई, वो नींद में कहती है। वेकअप फेरी। वीर उसे उठाते हुए कहता है तो इस बार श्री ब्लैकेट को खुद पर पूरा कवर कर कहती है, बस 10 मिनट। वीर उसे देखता है, फिर उसके माथे पर ब्लैकेट के ऊपर से ही किस कर जिम के लिए चला जाता है। ध्रुवी का रूम। सवी, यार ये शर्ट पहनने में मदद तो कर दो, मुझसे नहीं हो रहा है। ध्रुव सवी से अपनी शर्ट पहनते हुए कहता है, असल में वो तो बस नाटक कर रहा था। वही सवी वो लैपटॉप पर जल्दी जल्दी से कुछ टाइप कर रही है। वो वैसे ही ध्रुव से कहती है, आ रही हूं ना, बस 2 मिनट। तुम्हारे 2 मिनट के चक्कर में मेरी दवाई रह जाएगी। ध्रुव उसके पास आ सट लेस खड़ा हो जाता है, लेकिन सभी वो बिना उसे देखे लैपटॉप पर कुछ सेंड कर ध्रुव के पास उसे शर्ट पहनाने लगती है। अभी भी उसका ध्यान लैपटॉप पर था, वही ध्रुव उसका ध्यान कहीं और देख चिढ़ गया था। वो अपने मन में कहता है, कैसी बीवी है ये, इसके सामने इसका इतना हॉट गुड लुकिंग पति खड़ा है, उसकी तरफ देख भी नहीं रही है। अरे कुछ तो फायदा उठाओ यार मेरा। ध्रुव, लालत है ऐसी बॉडी बनाने का जब तेरी खुद की बीवी ही खास नहीं डाल रही है तो। हो गया। सभी उसके शर्ट के सारे बटन लगा वापस काउच पर बैठ जाती है। ध्रुव अपना सर हिला देता है। तभी सभी के पास एक मैसेज आता है जिसमें गुड जॉब लिखा था। ये उसके हॉस्पिटल तरफ के एक सीनियर डॉक्टर थे जिनसे सभी किसी केस के सिलसिले में बात कर रही थी। सभी उनका मैसेज देख एक लंबी सांस लेती है कि तभी उसे अपने होठों पर कुछ महसूस होता है। वो आंख खोलती है तो ध्रुव उसके निचले होठ को सक कर पीछे हो रहा था। सभी की आंखें एकदम बड़ी थी। ध्रुव अपने बाल ठीक करते हुए कहता है, थैंक यू बोल रहा था मेरी हेल्प करने के लिए। अब तुम तो कभी कहती नहीं ना, तो इसलिए मुझे ही बोलना पड़ता है। अच्छा अब चलो नीचे नाश्ता करने, मुझे तो बहुत भूख लगी है, तो मैं तो चला। ये बोलते हुए वो रूम से जल्दी से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या उसकी एग्री बर्ड उसके साथ कर दे, इसलिए वो वहां से चला गया। इधर सभी वो अपने होठों को छूती है, फिर हल्का मुस्कुरा देती है। तभी उसके कानों में किसी आवाज आती है, मतलब तुम्हें मेरी किस अच्छी लगी? ध्रुव दरवाजे से झांकते हुए कहता है तो उसकी आवाज सुन वो हड़बड़ा जाती है और जल्दी से खड़ी हो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए ध्रुव से कहती है, ध्रुव तुम उद्धरण चिन्ह आई नो बहुत हैंडसम हूं है ना? तुम मेरी तारीफ बाद में करना, पहले चलकर नाश्ता करते हैं चलो। ध्रुव उसे आई विंक कर चला जाता है तो सभी वो लैपटॉप बंद कर नीचे आ जाती है। नीचे सभी पहले ही आ गए थे। सिया और अचाल जी ने पहले ही आरती कर चुकी थी। श्री सोते हुए लेट हो गई और सभी वो काम करते हुए
अभी सब नाश्ता करने बैठे थे। सूर्यवंशी विला बहुत खूबसूरती से पूरा सज चुका था। व्हाइट और येलो कलर के फ्लावर से पूरा विला महक उठा था। वो किसी दुल्हन की तरह सज चुका था। दोपहर में सगाई का मुहूर्त था। उनके कुछ करीब रिश्तेदार आज सुबह ही आए थे। दिया बहुत खुश थी। वो सुबह ही सबके उठने से पहले शिवेन के रूम से निकल अपने रूम में चली गई थी। दिया अभी अपनी बुआ की बेटी त्रिशा से बात कर रही थी। अचाल जी नाश्ता करते हुए श्री और वीर से कहती है, आज 3 दिनों बाद तुम दोनों को देख रही हूं, अब जाकर अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा तो समझ आता है मैं बेहोश थी, लेकिन ये कहाँ थे। श्री अचाल जी की बात सुन अपने मन में कहती है, वीर ने उसे सब कुछ बताया था सिवाय 2 बातों के कि वो उसे बचपन में मिल चुका था और दूसरी कि वो उसे बचाने के लिए आकाश गंगा लाने गया था। इधर थोड़ी देर बाद सभी आपस में बात करते हुए नाश्ता खत्म करते हैं, पर इन सब के बीच में सिया वो अकेली थी जिसने कुछ कहा नहीं। वो बिल्कुल शांत थी। कार्तिक उसे ही नोटिस कर रहा था। वो कल मायानगरी से आने के बाद से ऐसा बिहेव कर रही थी, चुप चुप रहने लगी थी। उसने सोचा वो उससे बात करेगा पर समय नहीं मिला, पर अब वो उससे बात करके रहेगा। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने कामों में लग गए थे। वीर के कहने पर किसी ने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, बस कुछ खास लोग और खास रिश्तेदार थे जिनमें रिश्तेदार लोग आने लगे थे। श्री भी रूम से बाहर आते हुए शिवम को कॉल कर रही थी। उसने उससे 3 दिनों से बात तक नहीं किया है, ना जाने वो क्या करेगा उसके साथ की। तभी उसकी नजर अंदर आते हुए शिवम और उसके काकू आबा पर पड़ती है। उन्हें देख तो वो खुशी से फुले नहीं समाती है और जल्दी से उसके पास आती है। पहले तो शिवम मुंह फेर लेता है उससे क्योंकि वो नाराज था, फिर श्री के गुदगुदी करने पर वो हंसते हुए मान जाता है। दोनों हाथ से हाई फाइव करते हैं और फिर हल्के से कंधे पर एक दूसरे को मार गले लगते हैं। वही उनसे थोड़ी दूर खड़ा वीर ये सब देख जल रहा था। वही उसके पास आते ध्रुव ने उसके चेहरे पर जलन देख लिया था। उसके दिमाग आता है कि क्यों ना आज अपने भाई को थोड़ा परेशान किया जाए। ध्रुव वो वीर के पास आ सामने श्री और शिवम को देखते वीर को चिढ़ाते हुए कहता है, वैसे मानना पड़ेगा खरगोश और उसके बेस्ट फ्रेंड के बीच की बॉन्डिंग काफी मस्त है। तभी तो कितनी खुश हो गई है कि आसपास कौन है भूल ही गई है। उसके पीछे उसके काकू आबा भी है। वीर उन दोनों को घूरते हुए कहता है, खुद तसल्ली दिलाते हुए कहता है, तो ध्रुव उसी अंदाज में कहता है, हाँ पर वो पीछे है। उसकी बात सुन अब वीर उसे घुरता है तो ध्रुव जल्दी से दूसरी तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है, हाँ आया। ये बोल वो वहां से भाग जाता है। वीर वो श्री के पास आता है और उसका हाथ पकड़ झुककर उसके काकू आबा के पैर छूता था। श्री को मालूम था वीर ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती है। उसे पता चल चुका था कि उसके छूते ही वीर किसी को छुए तो कोई दिक्कत नहीं है। श्री के आबा वीर से कहते हैं, कैसे है दामाद जी। जी ठीक हूँ, आप सब अभी आराम कर लीजिए, बाकी बात बाद में करते हैं। वीर शांति से कहता है तो वो लोग हमें सर हिला देते हैं। सर्वेंट आ उन्हें रूम तक ले जाते हैं। इधर श्री वीर से हाथ छोड़ा शिवम का हाथ पकड़ कहती है, मुझे ना तुझे कुछ बताना है। बोल, शिवम कहता है। इससे पहले श्री कुछ कहती कि वीर उसका हाथ पकड़ दबाते हुए कहता है, तुमने अपनी दवाई नहीं ली है ना, पहले वो लो फिर बात कर ले लेना। अरे पर शिवम तू जाकर फ्रेश हो जा, फिर बात करते हैं। श्री वीर के साथ जाते हुए कहती है तो वो हाँ में सर हिला देता है। इधर वीर वो श्री को ऊपर कमरे में ला डोर बंद कर उस पर नाराज होते हुए कहता है, ये क्या बोलने जा रही थी तुम नीचे। क्या, मैं तो बस उसे अपनी शक्तियों के बारे में बताने जा रही थी पर आपने रोक दिया। वीर के नाराजगी से बोलने पर श्री धीरे से कहती है, वीर उस पर नाराज कभी नहीं होता थी, लेकिन आज हुआ ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। इधर वीर उसे पता था कि श्री जरूर ऐसा ही कुछ करेगी, इसलिए उसे रूम में लेकर आया था। श्री का चेहरा झुका देख वीर इस बार शांति से कहता है, फैरी तुम शिवम को कुछ नहीं बताओगी। शिवम क्या तुम किसी को अपने या हमारे बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हो। ये बहुत बड़ी बात है, हमें नहीं पता किस भीड़ में कौन सा दुश्मन छुप हमारी बातें सुन रहा है। इस बार मैं तुम पर कोई खतरा नहीं आने दे सकता हूँ, मेरी जान हो तुम। ये बोलते हुए वीर उसके पास आ उसके सिर से अपना सिर जोड़ उसे प्यार से समझता है। श्री कुछ नहीं कहती है, बस आंख बंद कर उसकी बातें सुन रही थी। उसे महसूस कर रही थी शायद वो सही ही बोल रहा है। वो कहीं भी कभी भी कुछ भी नहीं बोल सकती थी। उसे अब उस मायावी से बदला जो लेना है, वो किसी की जान दाव पर नहीं लगा सकती अब। थोड़ी देर बाद वो आंख खोल वीर से कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। वीर आंख खोल उसे देखता है फिर उसे छोड़ देता है तो श्री वॉशरूम चली जाती है और वीर अपना फोन ले जैक को कॉल करता है। देखते ही दिखते दोपहर भी हो गया था। सारे मेहमान भी आने लगे थे। सभी अपने रूमों में दिया को रेडी होने चले गए थे। सिया तैयार हो रही थी। उसने एक ग्रीन कलर की हेली डिजाइनर साड़ी पहनी थी जिस पर डायमंड लगे थे। उसी की मैचिक डायमंड का गले का सेट और ईयरिंग पहना था। हल्के मेकअप और रेड लिपस्टिक में वो कमाल लग रही थी। बालों को खुला छोड़ा था, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, उसकी खूबसूरती बढ़ा रहा था। वो रेडी थी और बस कार्तिक का आने का वेट कर रही थी। कार्तिक कोलेसेट रूम से चेंज करके आता है। उसने भी सिया के मैचिक कलर का कुर्ता और व्हाइट पैंट पहना था। वो एक नजर दिया को देखता है जो बालकनी में चली गई थी। कार्तिक मिरर के सामने आ रेडी होने लगता है। इधर सिया वो बस सामने फूलों से घिरे खूबसूरत से गार्डन को देख रही थी। तभी उसे अपनी कमर पर जानी पहचानी छुवन महसूस होती है। कार्तिक उसे टाइट हककर धीरे से उसके कंधे पर अपना चिन रख कहता है, क्या हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को जान से भी मार सकती हूँ।
सिया अपने हाथों को देखते हुए भारी मन से कहती है, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने किसी जान ली है। उसने जब से विनाशिनी को मारा था तब से वो उसी सोच में डूबी थी। इधर कार्तिक को अब जाकर समझ आया कि वो इतनी उदास क्यों है, क्यों इतना परेशान है। कार्तिक उसे अपनी तरफ घुमा उसके माथे को चुम लेता है। वो सिया का चेहरा अपने हाथों में थाम प्यार से कहता है, वो बुरी शक्ति थी, उसका खत्म होना ही सही था। तुमने किसी को नहीं मारा है, तुमने बस आने वाला कल सही किया है। और ज्यादा मत सोचो वरना मेरा बच्चा तुम्हारी तरह ओवरथिंकिंग निकल जाएगा। क्या मैं? सिया हैरानी से कहती है। कार्तिक उसके माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहा था, जो हो गया। कार्तिक रूम में आते हुए कहता है, हाँ और नहीं तो क्या मैं? कार्तिक जी आप। कार्तिक की बात सुन सिया उसकी तरफ भागने लगती है। ये देख कार्तिक अपनी जगह पर रुक सिया से कहता है, सिया भागो मत, वैसी ही रहो। सिया उसकी बात सुन रुक जाती है। उसे याद आता है कि वो ऐसे नहीं भाग सकती है। कार्तिक उसके पास आता है तो सिया मुंह फुला नीचे जाने लगती है कि इतने में कार्तिक उसका हाथ अपनी तरफ खींच लेता है। सिया कुछ समझती उससे पहले ही वो उसे किस करने लगता है। सिया पहले तो हैरान थी, लेकिन कुछ पल बाद वो उसके बालों पर साथ फेरने लगती है। वीर का रूम। ये क्या कर रही हो? वीर रूम में आते हुए कहता है, मैं उड़ने वाली हूं, अभी देखना। श्री बेड पर चढ़ी हुई थी। उसने बहुत ही खूबसूरत सा ग्रे कलर का लहंगा पहना था। उसने गले में बस मंगलसूत्र और मांग में वीर के नाम का सिंदूर सजाया था। बालों की खूबसूरती से चोटी बनाई थी और उस पर छोटे छोटे मोती लगाए थे। हल्का टचअप होठों पर रेड लिपस्टिक, आंखों पर काजल, माथे पर बिंदी, बस इसी में वो कयामत लग रही थी। वीर श्री की बात सुन अपना सर हिलाते हुए कहता है, कुछ भी? अरे सच्ची आपको याद नहीं है क्या, कल मैं कैसे हवा में उड़ गई थी? श्री अपना लहंगा पकड़ते हुए वीर को याद दिलाते हुए कहती है तो वीर उसे देखते हुए बिना भाव के कहता है, और फिर तुम गिर गई थी? आप ना छोड़ो, देखो मैं कैसे उड़ती हूँ। श्री मुंह बना कहती है और बेड पर कूदने लगती है, पर वो उड़ नहीं रही थी। वीर उसे आंखें छोटी कर देखते हुए कहता है, फैरी मत करो ऐसा, मैं उड़ क्यों नहीं रही हूँ? श्री अपनी जगह पर रुक कहती है तो वीर एक गहरी सांस लेकर कहता है, फैरी? अरे यार, मुझे कोई मंत्र बोलना होगा यार, पर उस वक्त तो मैंने कोई मंत्र नहीं बोला था। फिर हो सकता है मैंने वो मन में बोला हो, पर मैंने बोला क्या? श्री सोचते हुए कहती है और फिर हाथों को ऊपर आंख बंद कर कहती है, आब्रा का डाबरा गिली गिली छू मुझे उड़ा दे। कुछ पल बाद जब उसे कुछ महसूस नहीं होता है तो वो अपनी एक आंख खोल देखती है, पर वो अभी भी बेड पर थी। ये देख वो खुद से कहती है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, कहीं लहंगे की वजह से तो नहीं? हाँ ये हैवी है ना? बस बहुत हुआ, रेडी होना, अब चलो चुपचाप। वीर चिन्हते हुए उसके पास आ झटके से गोद में उठा कहता है तो श्री का मुंह बन जाता है। वीर जाने लगता है तो श्री कहती है, पर मुझे नीचे तो उतारिए। नहीं, वीर आगे बढ़ते हुए कहता है, ज्वालामुखी कही के हुमम। श्री मुंह बनाते हुए कहती है। जब वो रूम से बाहर आते हैं तभी वीर ने श्री को नीचे उतार दिया था। वो सभी सीढ़ियों के पास आते हैं तभी उनके कानों में सिया की आवाज आती है, ये क्या है? दिया। शिवेन नीचे सीढ़ी उतरते हुए कहता है तो सभी उसे पकड़ रोकते हुए कहती है, शिवेन रुक। वो रुक जाता है। सभी हैरानी से सीढ़ियों पर थे और नीचे देख रहे थे। ध्रुव परेशान होते हुए कहता है, इन सब को हुआ क्या है? और ये सब ऐसे बिहेव कर रहे हो मानो जॉबिस हो। पीछे से श्री की आवाज आती है तो सब उन्हें देखते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं और अपना प्यार देना ना भूले। मेरे प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।